चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस, आपको पता है ना फाइनेंस मतलब क्या, और बिजनेस में फाइनेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूर होती है वो सबको पता है। फाइनेंस मतलब हम लोग सिंपल वे में मनी कहते हैं, पैसे। और ये फाइनेंस वो हमारे बिजनेस के ब्लड की तरह कहलाता है। हाँ, बिजनेस के ब्लड की तरह, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, और ब्लड का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। ब्लड के बिना या ब्लड के सर्कुलेशन के बिना भी हमारी बॉडी चल सकती नहीं है। वैसे ही बिजनेस में भी, कि बिजनेस में फाइनेंस ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ पैसों का सर्कुलेशन होना भी ज़रूरी है। बरोबर ना, सिर्फ मनी नहीं, सिर्फ फाइनेंस नहीं, लेकिन फाइनेंस का सर्कुलेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। तभी तो हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली चल पाता है ना, ठीक है ना। और वो सर्कुलेशन कौन करता है, तो वो पूरी जिम्मेदारी बिजनेसमैन के ऊपर ही होती है। जो मालिक होता है उसके ऊपर ही होता है कि उस पैसे को कैसे संभालना है, कैसे घुमाना है, मतलब मार्केट में उस फाइनेंस का, उस मनी का सर्कुलेशन कैसे करना है। और यही शॉर्ट और सिंपल वे में अगर समझो तो पैसों को संभालना, पैसों का मैनेजमेंट करना, उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो चैप्टर का नाम है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मतलब यही कहला है कि फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, पैसों का मैनेजमेंट करना, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बरोबर ना। डेफिनेशन वाइज देखो ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन पार्ट आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन पार्ट आते हैं। एक होता है एक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस। एक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस, एक्वायरिंग मतलब कि भाई उसे कलेक्ट करना, कि सबसे पहले फाइनेंस कलेक्ट कैसे करें। ये एक मेन पॉइंट आता है मैनेजमेंट में, पैसों का मैनेजमेंट करना, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि पैसों को कलेक्ट कैसे करें। दूसरा, उसका यूटिलाइजेशन करना। सेकंड पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस या यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कि पैसे कलेक्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज कहाँ पर करना। और थर्ड पॉइंट आता है अलोकेशन ऑफ मनी। अलोकेशन मतलब कि उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना, कि जिससे वो मनी इंक्रीज होती रहे। बराबर ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पैसों का मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें ये तीन पार्ट आते हैं जनरली। पहले पैसे कलेक्ट कहाँ से करें, भाई खुद के पैसे लाने हैं या कहीं से लोन लें या शेयर के थ्रू पैसे कलेक्ट करें, ऑप्शन बहुत सारे हैं ना। सबसे पहले एक्वायरिंग ऑफ मनी मीन्स कि भाई पैसों को कलेक्ट करना उसे। सेकंड स्टेप आता है उसको यूटिलाइज करना, कि पैसों का यूज़ कहाँ कहाँ पर करें। बराबर ना। और फिर थर्ड पॉइंट आता है उसमें कि उनको सही जगह पर एलोकेट करना, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना। अगर ये तीनों पॉइंट कोई बिजनेसमैन अच्छी तरह से संभाल लेता है ना अपने बिजनेस में, तो समझो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सक्सेसफुल कहलाया और उसका बिजनेस भी सक्सेसफुल कहलाता है। क्योंकि बिजनेस में जिसने पैसों को संभाल लिया, मतलब समझो उसने पूरा बिजनेस संभाल लिया, है कि नहीं। मेन पॉइंट बिजनेस का ब्लड वो ये पैसे ही तो कहलाते हैं। सही बात है ना। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और भी क्लियरली समझना हो, या कोई भी टॉपिक में हम लोग हमेशा कोई भी टॉपिक को और भी क्लियरली समझते हैं, तो वो किसके थ्रू समझते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। तो इसमें भी उसके थ्रू ही समझे ना। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक देखें। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उसमें सबसे पहला कैरेक्टर आता है वो ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। सही बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट का ही एक ब्रांच है, मतलब मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। कि जैसे जनरल मैनेजमेंट में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बराबर ऑर्गेनाइजिंग ये सब किया जाता है ना, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी प्लानिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। मतलब दूसरे नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट की तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। बराबर। या जैसे दूसरा कैरेक्टर लिखा हुआ वाइड स्कोप। वाइड स्कोप, कि देखो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले नीड ऑफ फाइनेंस देखना होता है कि कितने फाइनेंस की ज़रूर है, आपके बिजनेस में पैसों की कितनी ज़रूर है, पहले वो चेक करना। फिर उसका एक्वायरमेंट करना, मतलब कि वो पैसे कलेक्ट कहाँ से होंगे वो नक्की करना। फिर उसका यूटिलाइजेशन करना, कि उसको यूज़ कहाँ पे करें। उसका प्रॉपर एलोकेशन करना, उसके लिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना। इस तरह से मनी की कंट्रोलिंग करना या प्लानिंग करना कि जिससे वो हमेशा इंक्रीज होती रहे।
हर एक बिजनेसमैन का मेन गोल वो यही होता है ना कि भाई जितने भी हमारे पास पैसे हैं ना, कैपिटल है ना, वो इंक्रीज होता रहे। हर बिजनेसमैन यही चाहता है ना। तो इसीलिए इसीलिए जो है वो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस पैसे कलेक्ट करके और उसको यूज़ करना। नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसलिए कहलाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ वाइड स्कोप। ओके। या फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है कि बेस्ड ऑन द मैनेजरियल डिसीजन। बेस्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन, सही बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैनेजरियल डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मैनेजमेंट में जो जनरल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब आपका बिजनेस आपको कैसे चलाना है, साल में कितनी परचेस करनी है, कितनी सेलिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट किस हिसाब से करना है, ये सब जैसे डिसीजन लिया जाए फिर उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाएगा ना। बरोबर ना। कि भाई इस साल हमें परचेसिंग ज़्यादा करनी है तो समझो पैसों की ज़्यादा ज़रूर है। इस साल हमें एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करनी है तो उसके लिए भी फिर पैसों की ज़्यादा ज़रूर होगी। सही बात है ना। या फिर अगर ये एडवर्टाइजमेंट कम कर दो तो हाँ भाई इस साल हमें पैसों की ज़रूर नहीं है तो पैसों का मैनेजमेंट उस हिसाब से करेंगे, है कि नहीं। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो टोटली डिपेंड होता है मैनेजरियल डिसीजंस के ऊपर कि आप मैनेजमेंट में कैसे डिसीजन ले रहे हो, किस हिसाब से आप अपने बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हो। तो उसके हिसाब से नक्की होता है कि आपको कितने कब कैसे पैसों की ज़रूर है। बरोबर ना। आप जैसे डिसीजन लोगे वैसे आपको पैसों की ज़रूर पड़ेगी। कि आपने अगर डिसीजन लिया है अगर कि भाई मुझे साल में इतना काम तो करना ही है तो पैसों की ज़रूर भी उसके हिसाब से ही पड़ेगी ना फिर। बरोबर ना। पहले जनरल मैनेजमेंट किया जाता है, उसके अंदर फिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। ओके। या दूसरा आता है रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें भी वही पॉइंट कहलाया कि जैसे मैनेजरियल डिसीजन वैसे ही इसमें भी फाइनेंशियल डिसीजन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डिपेंड होता है, उसका रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजन के साथ। मतलब कि आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है, आपकी डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। मतलब अगर आप लोग शेयर्स के थ्रू पैसे कलेक्ट कर रहे हो तो आप अपने शेयर होल्डर्स को कब कब कितना कितना इंटरेस्ट दोगे, तो उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। बराबर ना। अगर आपने बैंक से लोन ली है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप बैंक से लोन ले रहे हो तो उनको कब कब कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। बराबर ना। इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे सबको इंटरेस्ट दे रहे हो, किस तरह से लोगों के लिए या कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हो। तो उनके ऊपर ही टोटल डिपेंड होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। या उनके बाद का कैरेक्टरिस्टिक आता है गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। ये एक पॉइंट ध्यान से समझना, आगे इसका पूरा डिटेल में भी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है। तो उनका मेन मकसद दो ही हैं, दो मेन गोल माने जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एक आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा इसीलिए किया जाता है कि एक तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे, बराबर, और दूसरा कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होती रहे। बराबर ना। बिजनेस की वेल्थ जो संपत्ति हम लोग कहते हैं वो इंक्रीज होती रहे। तो इसी हिसाब से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। बराबर। पैसों के मैनेजमेंट करने का मेन मकसद यही है कि एक तो प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए और दूसरा वेल्थ इंक्रीज होते रहनी चाहिए। सही बात है। उनके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक, वो है की पोजीशन। हाँ, की पोजीशन, की पोजीशन मतलब मेन पोजीशन। बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है। बिल्कुल है। आप इमेजिन तो करके देखो कि बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना अगर आप लोग बिजनेस चला रहे हो ना तो वो बिजनेस का सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। बराबर ना। वो बिजनेस ऑलमोस्ट समझो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा कि जब तक आप उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे। आपका बिजनेस चल रहा है और उसमें अगर आपको पैसों का ही मैनेजमेंट नहीं है कि कब कहाँ कैसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से पैसे हम लोग लाएंगे, कैसे उसको चुकाएंगे,
कि इन सब का ही अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो समझो आपके बिजनेस का सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, की पोजीशन है। ओके। एंड दूसरा, रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये पॉइंट भी हमने आगे देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके दूसरे मैनेजमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कि आप लोग बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो ना, कि जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेसिंग, सेल, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस के साथ, मतलब पैसों के साथ ही जुड़ी हुई है ना। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी करो, उसमें से ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ वो मनी के साथ ही कनेक्टेड है। पैसों के बिना एक्टिविटीज़ पॉसिबल है नहीं, है ना, बराबर ना। कोई भी एक्टिविटी पैसों के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कोई भी एक्टिविटी का मैनेजमेंट करना हो ना, तो उसके अंदर पैसों का मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड होता ही होता है। अगर सपोज आप लोग परचेज का अलग से मैनेजमेंट कर रहे हो, तो उसमें भी कब, कहाँ, कैसे परचेज करना है, तो उसके लिए कितने पैसों की ज़रूर पड़ेगी, तो उसमें भी पैसों का मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। सही बात कि नहीं। आप कोई भी मैनेजमेंट करो, जो लिखा हुआ है ना अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट देख लो या कोई भी एक्टिविटी का मैनेजमेंट करो, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इंक्लूड होता ही होता है, बराबर ना। अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो और उसका मैनेजमेंट करना है कि कब, कहाँ, कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, तो उसके लिए भी पहले आपको मनी का मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, कि एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बराबर। तो कोई भी मैनेजमेंट के लिए पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना तो ज़रूरी है ही। ओके। एंड जो आखिरी लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में, कि मतलब जो भी फाइनेंस, बिजनेस के लिए जो भी मनी कलेक्ट करते हैं ना, वो समझो वो मनी, वो पैसे, वो दो टाइप के होते हैं। जैसे सिंपल में अगर कहो तो भाई मनी मतलब हम लोग कैपिटल कहते हैं ना, हमारे बिजनेस की कैपिटल, हमारे बिजनेस के लिए पैसे, वो जनरली दो टाइप के आते हैं। एक होता है, उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए, कि जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग लैंड बिल्डिंग खरीदते हो, मशीन्स खरीदते हो, बराबर ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हुआ ना। तो वो कैपिटल का एक टाइप फिक्स कैपिटल। और दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल, जो आपकी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ चलती हैं, रोज़ की जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको पूरा करने के लिए जो पैसों की ज़रूर पड़ती हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल, बराबर। तो जो मैनेजमेंट किया जाता है ना, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे करना है, फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसों की ज़रूर पड़ती हो, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। और दूसरा वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब जो रोज़ रोज़ आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सही बात है ना। तो इसीलिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। समझ आई बात। तो देखो, ये जैसे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक देखे ना, अब हम लोग उसका नेक्स्ट पॉइंट देखें। जो पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, कि भाई मेन मकसद है ना, गोल जो हम लोग कहते हैं, लक्ष्य जो हम लोग कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली क्यों किया जाता है। तो ये पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा, जो मैंने आपको बताया कि ये अलग से पॉइंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव वो दो टाइप में माने जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बराबर ना। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है वो मेनली इसी मकसद के साथ या इसी वजह से किया जाता है कि उनमें एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता रहे और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले देखें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, बराबर। अब समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो जनरली ज़्यादातर कोई भी जो बड़ा बिजनेस हो, हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जनरली कंपनी कहाँ से ये फाइनेंस अरेंज करती है सबसे पहले, बराबर ना। सबसे पहले पैसे कहाँ से अरेंज करती है, तो ज़्यादातर कंपनी का मनी अरेंजमेंट होता है शेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू।
बराबर, कि शेयर होल्डर्स वो उन्हें पैसे देते हैं। आप लोगों ने अकाउंट में भी सीखा है ना ये, बराबर ना, कि कंपनी शेयर्स के थ्रू मनी अरेंज करती है और फिर जो कंपनी को पैसे मिलते हैं ना शेयर होल्डर की तरफ से, वो पैसों का कंपनी फिर सही जगह पर यूटिलाइजेशन करती है या सही जगह पर एलोकेट करती है, इन्वेस्ट करती है, कि जिससे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे। बराबर ना, कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे, यही उसका मेन मकसद है। ठीक है, कि भाई कंपनी, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उसका मेन मकसद यही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी ऐसा नहीं सोचेगी कि चलो ना भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है ना, उसे रहने दो, अब इसको बढ़ाना नहीं है। कोई बिजनेसमैन ऐसा कहता है कि मुझे महीने के 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना, इनफ है, अब छोड़ो ना, मैं इसे बढ़ाऊंगा नहीं। नहीं, अगर उसका 1 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है ना इतना ज़्यादा, तो भी वो बिजनेसमैन हमेशा यही सोचेगा कि अब 1 लाख का हो रहा है ना, चलो ना मैं अगले साल थोड़ा और ट्राई करता हूँ, 1,20,000 का हो जाए, 1.5 लाख का हो जाए, बराबर, या तो फिर 2 लाख का हो जाए। बोलो, कि वो हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, कि कम करने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर सेटिस्फाइड रहेगा, नहीं अब मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा, महीने के 1 लाख रुपए मेरे लिए इनफ है। कोई भी ऐसा कहता है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद यही रहता है हर बिजनेसमैन का, कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। और यहाँ पर भी वही है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है ना, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज करना। बराबर, इसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि अगर जो है, अगर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, अगर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो वो बिजनेस की भी ग्रोथ होगी ही, बराबर ना। और जिससे सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं, जो उनके शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी फायदा होगा। आप लोगों ने अकाउंट में भी सीखा है, पहले भी सीखा है, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो समझो शेयर होल्डर्स को भी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना, उनको भी तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा ना। सही बात है ना। तो इसीलिए कंपनी का मेन मकसद यही रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। और दूसरा आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसे दूसरा नाम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसे कहते हैं कि बिजनेस में हर एक चीज़ की, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, खासकर कैपिटल में हर एक चीज़ के अभी जितनी प्रेजेंट वैल्यू है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, उसे कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहना, उसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कंपनी हमेशा यही चाहती है कि उसका जो भी बिजनेस है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहे। प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन बिजनेस की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। जिसमें मैं अलग अलग एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि भाई बिजनेस की गुडविल होती है, जस्ट एग्जांपल, कि बिजनेस की गुडविल है, बिजनेस का नाम है, कि भाई पहले बिजनेस की गुडविल अगर 1 लाख थी, तो नहीं, वो गुडविल भी अब 1 से 1.5 लाख होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। दूसरा, कि भाई बिजनेस के जो ओवरऑल कैपिटल है, ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू है, वो वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए। कि सपोज सपोज अगर मेरी एक छोटी सी शॉप है, बड़े बिजनेस नहीं, अब फिर से छोटे बिजनेस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि मेरी एक छोटी सी शॉप है, बराबर, वो छोटी सी शॉप में, कि अभी अगर वो शॉप मेरी अच्छी तरह से चल रही है, अभी अगर मैं बेच रहा हूँ ना उसे, जस्ट एग्जांपल, कि अगर मैं उस शॉप को अभी बेच रहा हूँ, तो उस शॉप बेचने पर मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, बराबर ना। हर एक बिजनेसमैन ऐसे जस्ट अपनी वैल्यू निकालता है। फिर 2 साल बाद उसने अपने बिजनेस को देखा कि आज अगर मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ ना, तो मुझे 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख से 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो 2 साल में इंक्रीज हुआ ना, इसे जनरली कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाँ, कि भाई बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई 2 साल में, बराबर ना, बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई, कि अब बिजनेस और अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया। समझ आ रहा है? या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वो भी इंक्लूड होता है कि जिनमें शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होना। किसकी वैल्यू? शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होना। कि समझो कोई शेयर होल्डर अगर हमारा शेयर 100 रुपये में खरीद रहा है, तो उसके शेयर की वैल्यू कुछ सालों के बाद 120 हो जानी चाहिए। होता है कि नहीं? इक्विटी शेयर्स में ऐसा होता है ना। आप लोग जो है वो जनरली शेयर मार्केट में देखते ही होगे ना, कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, कम हो जाती है,
होती है कि नहीं, कि आपने 100 रुपये में शेयर खरीदे लेकिन 2-3 दिन बाद वही शेयर अब 150 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो ये जो शेयर्स की वैल्यू अप डाउन होती है, उसमें शेयर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली अप होते जाना, ऊपर होते जाना, कि शेयर होल्डर्स के पास अभी शेयर 100 रुपये का था, कि अब कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उसका शेयर 110 का हो जाना चाहिए, 120 का हो जाना चाहिए। तो इसे कहेंगे कि हाँ भाई, अब शेयर होल्डर्स को भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। प्रॉफिट नहीं, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा वेल्थ भी इंक्रीज होना, बरोबर ना, संपत्ति भी बढ़ना, खाली प्रॉफिट ना बढ़ना। ये बात ध्यान से समझना है इसमें, बरोबर, समझ आ रही है बात है। और इवन एक बहुत बड़े जो है वो मैनेजमेंट गुरु, जिनका नाम था प्रोफेसर सोलोमन, प्रोफेसर सोलोमन, प्रोफेसर सोलोमन तो ये भी कहते थे कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स, उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पहले आना चाहिए हमेशा, कि हमेशा बिजनेसमैन को ये ऑब्जेक्टिव पहले रखना चाहिए कि प्रॉफिट से पहले वेल्थ को इंक्रीज करें, क्योंकि अगर वेल्थ इंक्रीज होगी ना तो प्रॉफिट तो खुद ब खुद इंक्रीज होता ही जाएगा। सही बात है, ये भी बात सही है ना, कि भाई अगर आप लोग बिजनेस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बराबर, बिजनेस में जो है वो वेल्थ इंक्रीज करते जाओगे, आपकी अगर संपत्ति बढ़ती जाएगी, तो समझो प्रॉफिट भी खुद ब खुद इंक्रीज होता ही रहेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट खाली इंक्रीज होता है ना, तो उसका मेन जो बेनिफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर को मिलता है, सिर्फ मालिक को। लेकिन जब वेल्थ इंक्रीज होती है ना, तो उसका बेनिफिट ओवरऑल सबको मिलता है, जो जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। जब वेल्थ इंक्रीज होती है तो वर्कर्स को भी उतना ही फ़ायदा मिलता है कि चलो उनकी भी पगार बढ़ी। ठीक है, कस्टमर्स को भी फ़ायदा मिलता है कि चलो अब कस्टमर्स के लिए अच्छी चीज़ें मिलेगी। ठीक है ना, हाँ, क्वालिटी इंक्रीज होती है। शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलता है कि शेयर होल्डर्स के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती गई। ठीक है, तो इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से पहले आना चाहिए, कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वेल्थ इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट तो खुद ब खुद इंक्रीज होगा ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो, अब जैसे आपने यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स भी देखे ना, अब दूसरा एक पॉइंट देखें इसमें, जो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। अब तीसरा पार्ट आता है जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूर क्या है। ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक में तो आपने समझ ही लिया ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि नहीं। फिर भी उसकी इम्पोर्टेंस अगर समझे, तो सबसे पहला लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड। ये सही बात है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे ना, पैसों का मैनेजमेंट करोगे, तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि भाई हमें कब कब बिजनेस में कितने कितने रुपए की ज़रूर पड़ेगी, जो फाइनेंशियल नीड कितनी होगी, बराबर ना, कि भले फिर वो लॉन्ग टर्म नीड कितनी होगी, शॉर्ट टर्म नीड कितनी होगी, कि अगले साल मुझे पैसों की कितनी ज़रूर पड़ने वाली है, बराबर, या तो फिर कि अगले 10 सालों में मुझे पैसों की कब कब कितनी कितनी ज़रूर पड़ेगी। ये सब कैसे डिसाइड होता है? तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो ही ना, बराबर ना। तो इसीलिए जब पैसों का मैनेजमेंट किया जाता है ना, तो उससे हमेशा फाइनेंशियल नीड हमारी कितनी है वो क्लियर होता है। दूसरा, एक्वायरिंग फाइनेंस, दूसरा आता है एक्वायरिंग फाइनेंस। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें ना, तो ही एक्वायरिंग मतलब कि भाई पैसों को कलेक्ट करना, कि कहाँ से पैसे कलेक्ट करें कि जिससे मिनिमम कॉस्ट हो, मतलब कि भाई कम से कम खर्चा हो और अच्छी तरह से जो है वो पैसे कलेक्ट हो सके। कम खर्चे का मतलब क्या? पैसे कलेक्ट करने में कौन सा खर्चा, मुझे कहीं से पैसे कलेक्ट करने हैं, बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो कलेक्ट करने के लिए क्या खर्चा लगता है? तो लगता है खर्चा, जब आप समझो शेयर्स के थ्रू अगर कलेक्ट कर रहे हो, तो शेयर मार्केट में आपको कमीशन देनी पड़ती है, उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है, बराबर ना। मेरी कंपनी के शेयर में अगर शेयर मार्केट में इशू करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फ़ीस भरनी पड़ती है, ये मेरा खर्चा है ना। कि अगर बैंक से मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, तो बैंक लोन जो क्रिएट होती है, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर फ़ीस भरनी पड़ती है। बैंक लोन की जो प्रोसीजर आती है, उसके लिए भी थोड़ी बहुत फ़ीस भरनी पड़ती है। तो ये सब खर्चे होते हैं। तो हमेशा जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि कहाँ से पैसे ले
कि जिससे कम से कम खर्चा हो हमारा और पैसे इजीली एक्वायर हो सके, इजीली कलेक्ट हो सके, बराबर ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक्वायरिंग भी इजी हो जाती है। दूसरा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से जो मेन बिजनेस की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है वो सक्सेसफुल होती है। कि हम ऑलमोस्ट प्लानिंग करते हैं कि मुझे साल में ये काम करना है, वो काम करना है, पूरे साल की प्लानिंग होती है ना। आपने आगे के चैप्टर में सीखा ही है, 1 to 7 चैप्टर तक यही सब सीखा था ना। तो जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, तो वो प्लानिंग के अंदर अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग नहीं की ना, तो पूरी की पूरी प्लानिंग भी फेल हो जाती है कि नहीं। आपने पूरे बिजनेस की प्लानिंग की कि मुझे साल में इतनी ग्रोथ करनी है बिजनेस की, लेकिन उस प्लानिंग के अंदर आपने अगर पैसों की प्लानिंग नहीं की तो ऑलमोस्ट पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी, प्लानिंग कंट्रोलिंग सब फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें अच्छी तरह से किया ना, तो फिर तो आपका ओवरऑल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी सक्सेस होगा, है कि नहीं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, देखो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ना, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फाइनेंस को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है ये क्लियर हो जाता है, बराबर। कि कौन सी जगह पर कितने पैसों की ज़रूर है, कहाँ पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ कम करें, बराबर। तो ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए, बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो जाता है किससे, मैनेजमेंट करने की वजह से। देन मेंटेनिंग लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी मतलब क्या, तो लिक्विडिटी का मतलब जनरली अगर कहो ना तो कहलाता है कैश फ्लो। लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो, कि आपको रोज रोज कितने कितने रुपयों की ज़रूर है। बिजनेस है, आपको पता है बिजनेस में कब क्या कैसे हो जाए कुछ नक्की नहीं होता। अनसर्टेनिटी बिजनेस में सबसे ज़्यादा होती है कि भाई क्या पता कल कुछ जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, गवर्नमेंट का नया रूल आ जाए या कोई नेचुरल कैलिमिटी आ जाए, और कुछ भी हो सकता है ना बिजनेस में। तब उस वक्त जो है वो रेगुलर रोज के खर्चों के लिए हमें पैसों की ज़रूर पड़ती ही पड़ती है। कभी कोई जो है वो अगर क्रेडिटर आ जाए हमारे पास पैसे मांगने के लिए, तो उसे ऑन द स्पॉट पैसे देने भी पड़ते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए है ना जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, उसे नॉर्मली हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। कि हाँ अब रेगुलर खर्चों के लिए कि भाई पूरे साल में इतना इतना खर्चा करना है, रोज़ के इतने खर्चे भी हैं, तो उसके लिए जो पैसों का मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, उसे समझो कहते हैं कि भाई मेंटेनिंग लिक्विडिटी। और ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही सक्सेस हो पाता है, कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो ही ये लिक्विडिटी बनी रहती है, बराबर। फिर दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो पहले फाइनेंस में देखा वैसे ही। कि देखो हर बिजनेस मेनली इनकम मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करता है। और अगर प्रॉफिट मिल जाए ना, तो मालिक को, जो ऑनर है, बड़ी कंपनियों के जो ऑनर होते हैं, उसे इतना लालची नहीं हो जाना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट मिले वो सबका सब प्रॉफिट में सिर्फ अपनी ही जेब में रखूं। ये बात गलत है। कि अगर अगर बिजनेस के ऑनर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट सबको देना चाहिए, कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, वर्कर्स को, सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। और सभी अगर दूसरों में बांट दे ये भी गलत है। कि मालिक को जितना भी प्रॉफिट मिला उसने सबको बेनिफिट दे दिया, कस्टमर को दे दिया, वर्कर्स को दे दिया, शेयर होल्डर्स को दे दिया, फिर खुद के पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसके लिए भी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी है ना। कि भाई जो इनकम, जो प्रॉफिट हो ना, उस प्रॉफिट को कैसे, कब, कहाँ और किसको किसको बांटा जाए, ठीक है। कि उनमें से वर्कर्स को कितना है दें, कि जैसे वर्कर्स को बोनस दिया जाता है, होता है ना, वर्कर्स को बोनस दिया गया कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिला है। शेयर होल्डर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट दिया गया कि हमें प्रॉफिट मिला है इसके लिए। कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो ये इनकम का मतलब कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही होता है। उसके लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी है कि किसको कितना कितना प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाए। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। इसके लिए भी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूर पड़ती है ना। करंट एसेट कौन कौन सी, जैसे कि कैश, डेप्टर्स, आपका स्टॉक, या जो मार्केट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, ये सब आपका करंट एसेट कहलाता है। और करंट एसेट के मैनेजमेंट के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूर पड़ती ही पड़ती है। देन फाइनेंशियल डिसीजन, ये भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक में देखा था
कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो ना तो उसके लिए पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ही पड़ता है कि शेयर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, हमें जो प्रोडक्ट बेचना है वो कितने रुपए में बेचना है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, एडवर्टाइजमेंट कब करनी है या नहीं करनी, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा करना है। तो ऐसा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो ना तो उसके लिए पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ही पड़ता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए खर्चा कितना करेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर इतना खर्चा कर रहे हैं तो उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है कि नहीं, बराबर ना। कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, या दूसरा आता है राइजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। राइजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस कि अगर बिजनेस की क्रेडिट इंक्रीज करनी है ना तो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। क्रेडिट इंक्रीज मतलब क्या कि भाई समझो बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करना, बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करना, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको बिजनेस की गुडविल, बिजनेस का नाम बढ़ाना है ना तो उसके लिए भी पहले आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे ना तो मतलब समझो आपके बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा होगा, मैनेजमेंट की वजह से प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, अगर प्रॉफिट अच्छा मिलेगा तो समझो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगी, जो हमने आगे देखा था कि आपके बिजनेस की संपत्ति भी बढ़ेगी, और अगर बिजनेस की संपत्ति बढ़ेगी तो मतलब ओवरऑल समझो आपके बिजनेस का नाम बढ़ता जाएगा, बरोबर ना। बिजनेस का नाम बढ़ता जाएगा कि भाई हमेशा मार्केट में आपके बिजनेस का नाम रहेगा कि नहीं, ये बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो अगर नाम रहेगा तो आपकी गुडविल भी धीरे धीरे इंक्रीज होती ही जाएगी। तो अगर बिजनेस की क्रेडिट बढ़ानी है ना तो भी उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी है। आपको पता है दूसरे बिजनेस की क्रेडिट कैसे इंक्रीज होती है, जस्ट एग्जांपल कि हम लोग कभी भी किसी से उधार पैसे लेते हैं ना तो अगर उनको हम टाइम टू टाइम पैसे अगर पे करें ना, टाइम टू टाइम अगर पैसे दिए जाए ना तो आपके बिजनेस की क्रेडिट खुद ब खुद धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम लोग उन्हें टाइम टू टाइम पैसे दे तो, ठीक है, कि अगर मैं बैंक से अगर मैं लोन ले रहा हूँ, समझो मैंने बैंक से 10 लाख की लोन ली है और उसमें हर महीने मुझे 50-50 हज़ार रुपये देने हैं, तो अगर हर महीने की पहली तारीख को ही मैं फिक्स दे के आता हूँ, न एक दिन लेट न एक दिन पहले, एग्जैक्ट फर्स्ट डेट को अगर मैं दे के आ रहा हूँ ना कि हाँ भाई इस तारीख को वो बैंक को 50 हज़ार में पे करके आऊँगा, जो उसकी ईएमआई है वो, तो अगर टाइम टू टाइम मैं बैंक को पेमेंट करूँगा ना तो अगली बार 10 की जगह मुझे 50 लाख की लोन भी चाहिए होगी ना तो वो बैंक मुझे आसानी से दे देगी। क्यों? क्योंकि बैंक में मेरी क्रेडिट इंक्रीज हो गई, जो ये है ना राइजिंग ऑफ क्रेडिट। तो भाई बैंक में मेरी क्रेडिट इंक्रीज हो गई कि नहीं ये इंसान है ना वो हमेशा पहली तारीख को टाइम टू टाइम पैसे दे देता है। तो अगर मुझे बैंक से 10 लाख की जगह 50 लाख की लोन भी चाहिए होगी ना तो तो बैंक चुपचाप बिना कोई परेशानी के मुझे दे देगी इतनी बड़ी लोन भी। ठीक है, तो ये सब किससे पॉसिबल है पता है कि अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूँ तो, कि अगर मैंने पहले ही मैनेजमेंट किया कि नहीं भाई बैंक को टाइम टू टाइम पैसे देने ही हैं, कुछ भी हो, भले हम कम यूज़ करेंगे लेकिन बैंक को पहले चुकाने हैं पैसे, है ना, या किसी से उधार लिया है तो भले हम कम खाएंगे लेकिन पहले उनको पैसे चुकाने हैं। अगर ऐसी पॉलिसी रखी है ना तो मतलब समझो उसकी गुडविल इंक्रीज होगी ही होगी, बराबर। तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कहलाई ना कि अगर पैसों का मैनेजमेंट किया तो ये सभी फायदे होने वाले हैं जो हमने देखे, और अगर नहीं किया तो बिजनेस जहाँ है वहीं रहेगा, बिजनेस की ग्रोथ बिल्कुल अटक जाएगी फिर, बराबर। समझ आई बात? तो देखो आज जितने हमने ये पॉइंट्स देखे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, हम इनके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।